प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर सह आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि नाटक और निबंध, नाटक और एकांकी से संबंधित है, उसमें आपके ध्रुव स्वामिनी नाटक लगाया गया है। एक पुस्तक एकांकियों की लगाई गई है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा की है। ये प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें स्त्री चेतना और स्त्री की स्वतंत्रता की बात कहीं न कहीं प्रकारांतर से की है और उसकी झलक हमें ध्रुव स्वामिनी के संवादों में मिलती है। देखिए, इसकी पात्र सूची देखें तो इसमें ध्रुव स्वामिनी है जो गुप्त वंश की, समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त की पत्नी है और चंद्रगुप्त उसका देवर है और प्रकारांतर से चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। यह चरित्र इस नाटक में हमें देखने को मिलता है। दूसरा पात्र मंदाकिनी है। यह उसकी एक तरह से बहुत नज़दीक की सखी है, उसकी परिचारिका है जो ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व को और परिपुष्ट बनाने का काम करती है। कोमा स्त्री चरित्र है। चंद्रगुप्त इस नाटक का हम नायक कह सकते हैं, जिसका विवाह ध्रुव स्वामिनी से होता है आखिर में। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी का पति है, लेकिन वो कायर है, क्लीव है, कमज़ोर है। ये सारी जो नकारात्मकता है वो इस पात्र में देखने को मिलती है। शिखर स्वामी रामगुप्त का अमात्य है, उसका मंत्री है, जो प्रकारांतर से सत्ता और राष्ट्र से के प्रति भक्ति को व्यक्त करता है और कहीं न कहीं चापलूसी के हद तक वो रामगुप्त का सहयोग देता है और कहीं कहीं न्यायपूर्ण प्रसंगों की वो अवहेलना करता जान पड़ता है। इसी तरह से पुरोहित है, शकराज है, ये खिंगिल है, मिहिरदेव है, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कोबड़ा, बौनाहेड़ा, ये पात्र आपके इस नाटक के को परिपुष्ट काम करते हैं। प्रथम दृश्य में एक शिविर का, मंच पर एक शिविर दिखाया गया है। इसमें बाहर सामने पहाड़ी प्रदेश है, बिल्कुल राजसी परिवेश और सिंहासन और चंवर और सारी चीज़ें और प्रकृति से ओतप्रोत दृश्य दिखाया गया है और वहीं पर ध्रुव स्वामिनी को व्यक्त किया गया है। ध्रुव स्वामिनी आत्मालाप करते हुए एक तरह से भूमिका के तौर पर उस दृश्य को यहाँ साकार करती है। आगे की पंक्तियों में देखें तो कई पात्र हमारे सामने आते हैं। खड्गधारिणी एक स्त्री है, इसके हाथ में तलवार है। ऐतिहासिक नाटक है, तलवार को खड्ग कहा, खड्गधारिणी शब्द का प्रयोग करते हैं और ये ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारिणी के संवाद हमें कहीं न कहीं ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व को और परिपुष्ट, उसकी विशेषताओं को व्यक्त करने वाले और एक कहीं या कहें कि एक नाटक की भूमिका तैयार करने में इनका बड़ा योगदान है। आगे हम देखते हैं तो रामगुप्त का जो चरित्र है उसके संवादों से व्यक्त होता है कि वो डरपोक है, युद्ध नहीं करना चाहता, अपने पति धर्म का भी पालन करने में वो असमर्थ जान पड़ता है और वैभव विलास में वो मस्त है, मग्न है। शिखर स्वामी जो उसका अमात्य मंत्री है उसको सहयोग देता है, लेकिन कहीं न कहीं एक प्रश्न है कि अयोग्य राजा, अयोग्य पति को कब तक ढोया जाए, कब तक उसको वहन किया जाए, ये प्रसंग इस नाटक में दिखाए गए हैं। रामगुप्त का एक संवाद हम यहाँ देख सकते हैं कि झुंझलाकर कहता है कि चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा, ठहरो खड्गधारिणी से। हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया है, किंतु मैं समझ नहीं सका चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं है। उसके मन में एक शक है,
संदेह है कि ध्रुव देवी जो ध्रुव स्वामिनी है वो मुझे प्रेम नहीं करती बल्कि वो चंद्रगुप्त को प्रेम करती है। इसी दौरान एक प्रतिहारी आकर उनको खबर देता है, मैं आपके सामने इस नाटक के कुछ अंश पढ़ रहा हूँ, कि राजाधिराज शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ओर से घेर लिया है। ये बड़ी आक्रमण की स्थिति है, लेकिन रामगुप्त उसको बहुत युद्ध और युद्ध की परिस्थिति को हल्के में लेता है। उसका वक्तव्य देखिए, वो हृदय पर हाथ रखकर कहता है कि युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखते नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। वो कहीं न कहीं वो कहता है कि ध्रुव देवी मुझसे प्रेम नहीं करती है। और वास्तविकता यह है कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो चंद्रगुप्त को अधिक चाहती है, उससे प्रेम करती है। ऐसे बहुत सारे जो प्रसंग हैं जो कहीं न कहीं हमें इस नाटक को ढंग से पढ़ने पर ही वो हमारे सामने वो चीज़ें उभर कर आ सकेंगी, खुल कर के आ सकेंगी। शिखर स्वामी का एक यहाँ वक्तव्य हम देख सकते हैं कि यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूँगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को, और यहीं पर अपने वाक्य को रोक देता है। तो इससे ये झलक मिलती है, ये ध्वनि मिलती है कि जो समुद्रगुप्त हैं वो चंद्रगुप्त को शासक बनाना चाहते थे, लेकिन शिखर स्वामी जैसे उनके मंत्री राज नियमों की दुहाई दे करके रामगुप्त को, जो कि वरिष्ठ पुत्र होने के नाते, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उसका राज्याभिषेक करवा देते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लगता है कि अयोग्य राजा होने पर उसकी प्रजा को कितना उसका कष्ट भुगतना पड़ता है। एक पात्र मंदाकिनी है, उसका व्यक्तित्व में बहुत आकर्षित करता है। वो लिखते हैं कि उसका एक महासंवाद देखते हैं। चारों ओर देखकर भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव से भी कुमार के लिए कम महत्व तो नहीं रखता है। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसी का बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त, जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृति में अपने को छिपा लूँ, पर मंदा तुझे विधाता ने क्यों बनाया? सोचने लगती है, नहीं मुझे नहीं, हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहीं रुकना होगा। न्याय का दुर्बल का पक्ष ग्रहण करना होगा। ये उसके अंतर्द्वंद के जरिए हमें रामगुप्त, उसके मंत्री के व्यक्तित्व का पता चलता है। चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व की झांकी भी हमें इन संवादों में देखने को मिलती है। अब जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि रामगुप्त युद्ध नहीं करना चाहता है, डरपोक है, कायर है। मंत्री उसको सलाह देते हैं कि अगर हम अपनी पत्नी को यदि अपनी युद्ध शकराज को भेंट करने से युद्ध रुकता है तो उसको रामगुप्त अच्छा मानता है, उसकी कायरता है, और उसका मंत्री उसका सपोर्ट करता है, उसको और भी आगे बढ़ाता है। अब यहाँ से हमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी के चरित्र का पता चलता है कि उनके व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका मूल रूप से चरित्र किस तरह का है। रामगुप्त कहते हैं, ओहो मैं तो भूल ही गया था, वह बर्बर शकराज क्या चाहता है, मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो, जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। कहने का तात्पर्य तत्कालीन परिस्थितियों में वह युद्ध से भागता है,
न अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ हो लग रहा है, न अपनी पत्नी की। और सबसे बड़ी बात तो कि वह अपने पति धर्म का पालन नहीं कर सकता। अपनी जिस अग्नि वेदी के सामने जिसका विवाह हुआ, उस स्त्री को दूसरे शकराज के हाथों में सौंपना चाहता है, ये उसकी सबसे बड़ी कायरता है, नपुंसकता है। शिखर स्वामी का एक वक्तव्य हम यहाँ देखते हैं। वो क्या बोलते हैं कि क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ता है। वह कहता था कि शक राज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का रुककर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपकार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया था, इसीलिए महादेवी को वह पाना चाहता है। तो कहने का ये वो कहना चाह रहे हैं कि शकराज अपने ध्रुव स्वामिनी को अपनी पत्नी मानता है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी के पिता ने उसे शकराज को पहले विवाह करने का उनसे वायदा किया था, इसलिए वो शकराज ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी इन सब का कड़ा विरोध करती है और कहती है कि मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँ। यहाँ से ध्रुव स्वामिनी के स्त्री गौरव का, उसके दृढ़ निश्चय का, उसके स्वाभिमान का हमें यहाँ पता चलता है। रामगुप्त चौंकर इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव, दासी की ओर देखता है और कहता है कि मेरा कंठ सूखने लगा है। मतलब वो मद्यप है, शराबी है, और वो बार बार अपना शराब की मांग करता है कि मेरा गला सूख रहा है। उसको न अपनी पत्नी की चिंता है, न अपने राज्य की चिंता है, न अपनी सत्ता प्रतिष्ठान की चिंता है। ध्रुव स्वामिनी कहते, अच्छा तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। ये बड़ी बात है। कहते कि मैं रानी नहीं केवल स्त्री भी हूँ। अपने को पति कहने वाले पुरुष से मुझे कुछ कहना है, राजा से नहीं कहना। ये यहाँ उसका एक स्त्रीत्ववादी व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। हम उसके 2-3 संवाद देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं है कि अपने को स्वामी समझने वाले पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सकें? आप रामगुप्त का वक्तव्य देखिए। उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओहो कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, ये कदाचित तुम नहीं जानती हो। यहाँ रामगुप्त का घोर निजी स्वार्थी व्यक्तित्व, डरपोक कायर व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आता है। ध्रुव स्वामिनी कहते हैं कि मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानी और स्त्रियाँ मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। ये ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व की गरिमा है जो उनके संवादों में व्यक्त हो रही है। और अपने पति को फटकार भी लगाती है। क्या कहती है कि निर्लज्ज, मद्यप, क्लीव, ओहो तो मेरा कोई रक्षक नहीं, ठहर कर नहीं, अपनी रक्षा में स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ।
मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं करूँगी और रशना से कृपाण निकालती। रामगुप्त भयभीत होकर के पीछे हटता हो, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह, तुम्हारा क्षुद्र जीवन उसे न लूँगी, मैं अपना जीवन समाप्त करूँगी। और वो प्रकारांतर से आत्महत्या की बात कहती है। लेकिन उसी दौरान चंद्रगुप्त आता है और चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी के इस आत्महत्या के विचार को बदलते हैं और चंद्रगुप्त का स्पर्श पाकर ध्रुवस्वामिनी के अंदर एक नई जीवंत शक्ति का संचार होता है और चंद्रगुप्त उसे वो कहता है कि मैं स्वयं ध्रुवस्वामिनी का वेश बना करके शकराज के पास जाऊंगा और आगामी जो भी मुझे करना है युद्ध और कौशल के कार्यों में करूंगा। लेकिन रामगुप्त बार बार ये चाहता है कि चंद्रगुप्त के साथ साथ ध्रुवस्वामिनी को भी शकराज के पास भेजा जाए और चंद्रगुप्त को लेकर के रामगुप्त शंका में है, शंकित है कि वह उसकी पत्नी को भी हड़पना चाहता है और वो राज्य को भी हड़पना चाहता है। और वह केवल शिखर स्वामी की बातों में इतना गुमराह है का विवेक नहीं ला पाता। और आगे फिर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का एक वक्तव्य यहाँ देखते हैं। अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए, क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसी विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें वह शील न हो जो परस्पर सम्मान और की घोषणा करता है। कापुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान, इस तरह से चंद्रगुप्त अपने पिता समुद्रगुप्त की जो गौरवमयी वंश परंपरा है उसके संदर्भ में बात करता है। इसी दौरान मंदाकिनी एक पात्र है, वो कहती है कि राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उसे राजा की रक्षा ही करनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश होगा। ध्रुवस्वामिनी प्रकारांतर से उनका एक वक्तव्य देखते हैं। वो कहते हैं कि छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुतों से लोगों में किस किस को निकालोगी? चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है। और यहाँ जो बौना, कुबड़ा, हिजड़ा जो पात्र हैं, उनकी प्रसाद काल्पनिक तौर पर उनको मंच पर लाते हैं और कहीं न कहीं रामगुप्त का हिजड़ापन, उसका कुबड़ापन, उसकी कमजोरी, उन सबको उन पात्रों के माध्यम से व्यक्त करवाते हैं। चंद्रगुप्त कहते हैं सहसा खड़े होकर, अमात्य तो तुम्हारी ही बात रही, हाँ उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुवस्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझे वैसा करना। ये चंद्रगुप्त का गौरव है, उसकी देशभक्ति है, उसकी वीरता है, उसके अपने कुल और कुलीनता का बोध हम यहाँ देख सकते हैं। शिखर स्वामी कहते हैं कि राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी को भी वहाँ जाना आवश्यक है। शिखर स्वामी का व्यक्तित्व हम यहाँ कहें कि वो खलनायक के तौर पर हमारे सामने आता है। ध्रुवस्वामिनी एक जगह कहती है अगले उसमें कि अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं में दम घोंटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए, जाओ मैं एकांत चाहती हूँ। यहाँ ध्रुवस्वामिनी का जो स्त्रीत्व है, उसका जो नारित्व है, आहत नारित्व, वो मुखर होता है। और ध्रुवस्वामिनी के कई ऐसे वक्तव्य हैं जिनसे
ध्रुव स्वामिनी और इनका व्यक्तित्व और भी परिपुष्ट होता है। ध्रुव स्वामिनी के हम यहाँ एक संवाद देखेंगे, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण। यहाँ पर प्रकारांतर से ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम बताया है। उस प्रेम को ध्रुव स्वामिनी के मुख से ही प्रसाद कहलवाते हैं। कितने संतोष से भरा था, नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश में मिला दिया। यहाँ भाषा देखी जैसे कविता की पंक्तियाँ हों। जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर भी बंधन हो, अर्गला हो, अर्गला कहते हैं सांकल को, वहाँ रहते रहते यह जीवन ऐसा ही हो गया है, तो मैं मरूंगी नहीं, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी। कुमार, तुमने वही किया जिसमें बसाती रही, तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओहो, हृदय पर उंगली रखकर इस वक्ष स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ कहना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहना चाहता है? ये स्त्री का उसका अंतर्द्वंद है कि वो पहले विवाहिता है और एक तरफ उसको अपना परंपरा के अनुसार रामगुप्त उसको पति लगता है, लेकिन मन के भीतर से एक कोने में चंद्रगुप्त को चाहती है, चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। एक ध्रुव स्वामिनी का एक संवाद और देखते हैं। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम केवल अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो, मुझे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा, तो फिर वहीं क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करते समय मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और मैं एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूँ। मेरी सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही ने देखे तो किस काम का। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक कहते हैं ठोड़ी को, चिबुक पकड़कर सकृण भाव से उसको देखती है। परस्पर दोनों के अंदर प्रेम का अंकुरण यहाँ प्रसाद दिखाते हैं। एक सुंदर गीत को मंच पर प्रस्तुत करते हैं और इस तरह से ये पहला दृश्य जिसको हम अंक कहना चाहिए, लेकिन प्रसाद यहाँ प्रयोग धर्मी हैं और उस नाटक की विधा को मंच का रूप बना करके प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से पहला दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। आगे अगले नाटक के शेष जो कथाक्रम है उसको हम अगले अध्यायों में देखें।